हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 गणित विषय की न्यू वर्कबुक की सीरीज में आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 2 की। पिछली क्लास में हमने मॉडल पेपर 1 को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है और आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 2 की। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। पेपर आपके 3 घंटे 15 मिनट का है और 80 अंकों का आपका पेपर होगा। ये हमारा आज पार्ट 1 है ना, क्योंकि पेपर पूरा करने में का बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो कई सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर 2 पार्ट के अंदर पेपर को सॉल्व करवाइए। तो आज हम आपके भाग अ और भाग ब दोनों को मैं आज सॉल्व करवाऊंगा और भाग स और द को हम अगली क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। तो देखें, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अप्रिमेय संख्या नहीं है? तो देखो, इसमें से अप्रिमेय कौन सी नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर द है, क्योंकि रूट 25 का मान कितना होता है 5, तो ये कौन सी संख्या है? ये आपकी रेशनल नंबर है, प्रीमेय संख्या, तो यानी ये अप्रिमेय नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक क्या होंगे? तो क्या शून्यांक होंगे? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो एक्स बराबर √3, एक्स बराबर +-3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस आपका √3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ब है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा है, समीकरण x + y बराबर 6 में कितने हल होंगे? तो हमें पता है कि एक रेखिक समीकरण के अंदर अनंत हल होते हैं। तो होता है, एक चर वाले रेखिक समीकरण की घात कितनी होती है? तो देखो, रेखिक समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax + by + c बराबर 0, यानी चर पद की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। पांचवा है, समांतर श्रेणी का सारवा अंतर। 9 में से 6 को घटाओगे 3, 12 में से 9 को घटाओगे 3, 15 में से 12 को घटाओगे 3, तो सारवा अंतर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगला है, बिंदु 2 और 3 का भुज क्या है? तो भुज क्या होगा? 2, क्योंकि x का मान भुज होता है, y का मान कोटि होता है। साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है। परिधि, अनुपात या भाग व्यास का मान कितना होता है? परिधि क्या होता है? 2πr, और व्यास कितना होता है? 2r। 2r से 2r कट जाएगा, क्या बचेगा? पाई। क्या बचेगा? पाई। नब्बा है, एक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान कितना होता है? तो वर्त का कुल एंगल कितना होता है? 360। 360 को यदि हम 4 भागों के अंदर बांट देंगे, है ना, कुछ इस तरह, ये 4 भागों में हमने बांट दिया, तो प्रत्येक जो चतुर्थांश होगा उसका मान कितना होगा? 90 डिग्री। अगला है, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रियक ऊंचाई कितनी होगी? तो आप सबको पता है कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 कितना होगा? 100। एल स्क्वायर बराबर 100, तो एल का मान कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? एल का मान आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से आर का मान 6 सेंटीमीटर है त्रिज्या, और ऊंचाई एच बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो 36 प्लस 64 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। आगे बढ़े, 4 3 2 6 5 का माध्यक क्या होगा? हमें क्या बताना है? माध्यक बताना है। तो पहले हम आरोही क्रम में जमा देंगे, 2 3 4 5 और 6। देखो, माध्यक क्या होता है? मध्यमान, 2 इधर और 2 इधर, बीच में क्या है? 4। 12वां, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है वो होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है। किसी भी निश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो कितनी होती है? वो आपकी 1 होती है। दूसरा है, दो प्रीमेय संख्याओं के बीच में कितनी प्रीमेय संख्याएं हो सकती है? तो दो प्रीमेय संख्याओं के बीच में अनंत प्रीमेय संख्याएं हो सकती है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद कौन सा है? तो प्रथम पद यहाँ पर 5 होगा। फिर सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर साइन 45 और कॉस 45 का मान कितना होगा? तो 1/2 में √2 गुणा √2 बटे में 1, यानी कि 1 होगा। पांचवा, जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वह उन प्रेक्षणों को क्या कहलाता है? वह उनका बहुलक कहलाता है।
फिर एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी है? तो पासे में अंक ही 6 होते हैं, तो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। ठीक, आगे बात करें तीसरा। तीसरे का पहला है, वह द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यांक 5 और 8 हो। देखें, इस प्रश्न को मैं अलग पेज पे सॉल्व करवाता हूं, है ना। यहां पर तीसरे का पहला प्रश्न है, तीसरे का प्रश्न संख्या 1, है ना। हमारा क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, या कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ऐसे भी कह सकते हैं। यहां पर भी कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो यहां पर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? तो जो अल्फा का मान है आपके सामने, अल्फा का मान वो है 5, बीटा का मान 8, एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा 5 गुणा 8। तो पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40। ये आपका एक अभिष्ट द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। दूसरा, 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य 54 रुपए है। इसको बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखो, है ना। इसको बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखें तीसरे का दूसरा, यहां पर कहेंगे माना माना एक पेंसिल की कीमत, माना एक पेंसिल की कीमत कितनी मानी हमने? x रुपए, तथा एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत y रुपए हो तो प्रश्नानुसार समीकरण, प्रश्नानुसार समीकरण क्या बनेगा? 9 पेंसिल थी तो 9x, पेन कितनी थी? 8, तो 8y बराबर कीमत कितनी थी? 54 रुपए। तो ये आपका अभिष्ट समीकरण हो जाएगा। 9x प्लस 8y बराबर 54। यह क्या है? यह आपका एक अभिष्ट समीकरण है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है आपका, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? हमें क्या निकालनी है? इसके मूलों की प्रकृति बतानी है। तो देखो, मूलों की प्रकृति बतानी है तो हम क्या ज्ञात करेंगे? विभक्ति कर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर देखो b क्या है? तो b का मान यहाँ पर +1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 है और c की जगह -1 है। तो यहां पर कितना आएगा? 1 + 4, है ना। यानी d का मान क्या है? ग्रेटर देन 0 है। d का मान 5 आया है, d का मान 5 है मतलब ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो मूल होंगे, मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं भिन्न होंगे। मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। ठीक, आगे चौथा, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद। तो यहां पर देखो प्रश्न संख्या 4 है, आपके सामने एपी दी हुई है, वो है 2, 7, 12, 2, 7, 12 और आपको क्या निकालना है? A10 निकालना है। क्या निकालना है? A10 आपको निकालना है। तो यहां पर देखो सॉल्यूशन, ए का मान कितना है? 2 है, डी का मान 7 - 2 यानी 5 है, एन कितना है? 10 है और हमें A10 क्या करना है? ज्ञात करना है। आप सबको पता है A10 बराबर क्या होगा? A + 9D। ए का मान कितना है? 2, 9, डी का मान कितना है? 5, तो 2 + 45, तो 10वां पद हो जाएगा आपका 47। ठीक है, कितना हो जाएगा? 47। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, बिंदु ए 4,0 और बिंदु बी 0,4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। क्या निकालना है? ए बी का मध्य बिंदु। देखो यहां पर पांचवा, ये आपके सामने एक रेखा मान लेते हैं, ये आपका ए है और ये आपका बी है। बी का मान 0,4 है, ए का मान 4,0 है।
हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखो x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बटा 2, तो 4 प्लस 0 बटा 2 यानी कि 2। y का मान क्या होगा, y1 प्लस y2 बटा 2 यानी 0 प्लस 4 बटे में 2 यानी कि 2। तो यहाँ पर जो P के निर्देशांक है वो क्या होंगे, 2,2 होंगे। लिखेंगे मध्य बिंदु P 2,2 होगा। ये हो गया आपका तीसरे का पांचवा। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, बी के निर्देशांक आ गए आपके 2 और 2। आगे छठा देखो, साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर देखो छठा प्रश्न है हमारे सामने, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो आपको क्या निकालना है, आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। तो यहां पर देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की जगह 1/2 का स्क्वायर बटे में 1/2। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1 माइनस 2 गुणा 1/4 बटे में 1/2, 1 माइनस 1/2 बटे में 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 2/1 यानी कि 1 आपका क्या हो जाएगा, अभिष्ट हल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 आपका अभिष्ट हल हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला, 2 tan 30 डिग्री माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान आपको ज्ञात करके बताना है। तो देखो यहाँ पर मैं इधर ही सॉल्व करवा लेता हूँ इसको। 2 tan 30 का मान कितना होता है, √3 होता है, बटे में 1 माइनस √30 का स्क्वायर है, तो √30 का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस सॉरी 2√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 3, तो 2√3 बटे में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका हल कितना हो जाएगा, आपका हल आ जाएगा √3। कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक, आगे आठवां, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो आपको क्या निकालनी है, आपको चाप की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है, आपको चाप की लंबाई निकालनी है। तो यहां पर देखो सीधा सा सूत्र लगा देंगे, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7, थीटा कितना है 60 बटे में 180 डिग्री। ये कट जाएगा 3 बार, 7 से 7 कटेगा, 22 में भाग देना है किसका, 3 का, कितना आएगा 7.34 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई आएगी, 7.34 सेंटीमीटर। आगे देखो 9वां, त्रिभुजों की समरूपता के नियम लिखने हैं, केवल आपको नाम लिखने हैं। क्या लिखने हैं, आपको केवल और केवल समरूपता के जो नियम है उनके नाम लिखने हैं। तो समरूपता के कितने नियम हैं, समरूपता के नियम कुल मिला के 4 नियम हैं। पहला नियम है आपका ए ए ए, यानी कि कोण कोण कोण, कोण कोण और कोण। ठीक है, दूसरा कौन सा है, एस एस एस, यानी भुजा 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 नियम। तीसरा कौन सा है, वो है एस ए एस, एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। और चौथा कौन सा है, आर एच एस, यानी समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा नियम। ये 4 मुख्य नियम है त्रिभुज की समरूपता के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बेलन की, क्या लिखा हुआ है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करके बताना है। क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। देखो कैसे ज्ञात करेंगे बेलन का आयतन, प्रश्न संख्या है आपका 10। तो हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन।
सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है यहाँ पर आपकी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आयतन निकालेंगे, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, आर की जगह 7 × 7 और एच की जगह 30। 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाकी सबको सॉल्व करेंगे, 4620 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका आयतन। कितना हो जाएगा, 4620 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है 40, x 42 और 20 का माध्य 26 है, तो आपको x का मान निकालना है ना। तो देखें 11वां क्या दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 26। तो माध्य बराबर हमें पता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो माध्य बराबर सबको जोड़ दो, 40 + x + 42 + 20 बट्टे में 4 का भाग दे दो। माध्य कितना है, 26 बराबर इन सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 40 और 40 80, 100 102 बट्टे में 4, 4 का गुणा 26 से करना है, बराबर 102 + x। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 2। ठीक, आगे देखो अगला 12वां, यदि PE 0.15 है तो PE नहीं की प्रायिकता कितनी होगी। तो PE नहीं की प्रायिकता होगी 1 - PE। 1 - 0.15 को घटा दो तो 0.85 ये आ जाएगा PE डैश, यानी PE के नहीं होने की प्रायिकता होगी 0.85। ये हो गया आपका तीसरे का 12वां प्रश्न, यानी आपका तीसरा प्रश्न यहां पर समाप्त हो गया। आगे बात करें खंड ब की। चौथा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात करना है। किसका, 96 और 404 का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, 96 के अगर मैं अभाज्य गुणनखंड की बात करूं तो 96 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 32 × 3, 32 क्या होता है, 2 की घात 5 और 3, तो 2 की घात 5 × 3 की घात 1। फिर बात करें 404 की, 404 क्या होगा, 4 × 101, तो 4 × 101। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 96 और 404 का। अधिकतम घात कितनी है, 2 की, 2 की अधिकतम घात 5 है, 3 की अधिकतम घात 1 है और 101 की अधिकतम घात 1 है। सबका गुणा कर लो, 32 × 3 × 101, सबका गुणा करेंगे 9696 आपका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9696 आपका एलसीएम आ जाएगा। आगे देखो 5वां, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। देखो यहां पर प्रश्न संख्या 5 क्या दिया हुआ है, दिया है एक द्विघात बहुपद के, एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -3, तथा शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल वो अल्फा गुणा बीटा वो कितना है, 2 है। ठीक है, अतः द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो यहां पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ये कितना दे रखा है, -3 और अल्फा गुणा बीटा कितना है, 2, तो ये हो जाएगा x² + 3x + 2। यही आपका अभिष्ट हल हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 6, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है तो फिर उन्हें ज्ञात करो। देखो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। लिखेंगे सबसे पहले, माना कि छोटा कोण, माना कि
छोटा कोण कितना है x डिग्री, अतः बड़ा कोण इससे 18 ज्यादा है तो x प्लस 18 है ना। यहां पे लिखेंगे क्योंकि कोण संपूरक है, क्योंकि कोण संपूरक है अतः उनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, अतः उनका योग कितना होगा 180 डिग्री। तो प्रश्नानुसार x प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2x बराबर 162, x बराबर कितना हो गया 162 भाग 2, तो x बराबर आ जाएगा आपका 81 डिग्री। तो लिखेंगे अतः छोटा कोण x बराबर 81 डिग्री तथा बड़ा कोण x प्लस 18 बराबर 81 प्लस 18, ये कितना हो जाएगा 99 डिग्री। यही आपका हल हो जाएगा। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 7। दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग तो 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग कितना है, जिनका योग तो 27 है और गुणनफल कितना है 182। देखो यहां पर प्रश्न संख्या 7 लिखेंगे, माना कि पहली संख्या, माना कि प्रथम संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार इनका गुणनफल कितना है 182। प्रश्नानुसार इनका जो गुणनफल है वो कितना है, प्रश्नानुसार इनका जो गुणनफल है वो है 182। ठीक है, तो प्रश्नानुसार इनका गुणनफल 182 है, अतः x गुणा 27 माइनस x बराबर 182। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13, यहाँ से 14 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13। ठीक है, तो x माइनस 13 और x माइनस 14। तो यहाँ से आगे देखो, यहाँ से यहाँ पर x माइनस 13 बराबर 0, x का मान कितना आ गया 13 आ गया, x का मान कितना आ गया 13। इसी तरह x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर भी 14 आ गया। तो यहाँ पर x का मान एक तो 13 आ गया और एक 14 आ गया। आगे लिखेंगे कि यदि x बराबर 13 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13 यानी कि 14 होगी, तथा यदि x बराबर 14 हो तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 यानी कितनी होगी 13 होगी। ठीक, तो ये एक संख्या या तो 13 होगी और एक क्या होगी आपकी 14 हो जाएगी, ये दोनों संख्या आपकी हो जाएगी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 की। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखें,
इसको हम सिद्ध करके बताते हैं। तो इस प्रश्न को मैंने अलग से लिख रखा है, जहां पर मैं आपको सॉल्व करके पूरा प्रश्न बताऊंगा कि ये हमें सॉल्व कैसे करना है। तो देखें, ये रहा प्रश्न संख्या 8। क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले कोई त्रिभुज है और उसकी एक भुजा के समांतर हमें एक अन्य रेखा खींचनी है जो बाकी दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना दूंगा। देखें, एक इधर मैं त्रिभुज बना रहा हूं, ये बना दिया हमने त्रिभुज। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक रेखा खींच लेते हैं। इसका नाम देखो ए, ये बी और ये सी। फिर बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींची है डी ई, जो इस त्रिभुज की दो भुजाओं को आपके डी बिंदु पर और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। अब देखो हमने क्या किया, आगे आगे हम बी को ई से मिला देंगे और डी को किससे मिला देंगे, सी से। यहां तक कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लंब की रचना करनी है। तो सबसे पहले डी से मैंने सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल दिया, इसका नाम दे दिया एम। क्या दे दिया, एम। फिर ई से हमने सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल दिया, ये वाला, इसका नाम दे दिया एन। क्या दे दिया, एन दे दिया। तो यहां पर देखो, सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया क्या है कि जो BC है वो समांतर किसके हैं, DE के। ये हमें प्रश्न में पहले से दे रखा है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हमने एक अन्य क्या की है, समांतर रेखा की रचना की है जो इस त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। फिर बात करें रचना की, हमने रचना में क्या किया है। तो सबसे पहले हमने BC के समांतर एक रेखा DE खींची है। BC के समांतर हमने एक रेखा DE खींची जो आपकी AB भुजा को डी बिंदु पर तथा आपकी AC भुजा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। फिर हमने और क्या रचना की है, फिर बिंदु B को E से तथा बिंदु C को कहां से मिलाया है, D से मिलाया। और फिर हमने क्या की है, तथा हमने लंब DM और DN की रचना की है। ठीक, ये सब हमने रचना की वो लिख दिया। अब देखो, हमें यहां पर सिद्ध क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आगे लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि जो AD भुजा है, AD भुजा बट्टे में BD भुजा और AE भुजा बट्टे में EC भुजा, ये भुजा आपस में समानुपाती है। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखें यहां पर, सबसे पहले आगे लिख लेते हैं प्रमाण या उपपत्ति। यहां पर मैं दो त्रिभुज ले रहा हूं। सबसे पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और फिर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो यहां पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार। आधार यहां पर क्या है, आधार में ले रहा हूं AD को, AD आधार हो गया और ऊंचाई यहां पर क्या होगी, तो EN होगी। क्या होगी, EN। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरह त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2
इसके लिए आधार क्या है, बी डी होगा और ऊंचाई क्या होगी, ई एन होगी। इसको दे देते हैं समीकरण 2। कौन सा त्रिभुज, बी डी ई। तो यहाँ पर आधार क्या है, इसको ले लेते हैं हम डी बी को, और ऊंचाई क्या होगी इसकी भी, ई एन होगी, क्योंकि इसी भुजा पर स्थित है। अब समीकरण 1 को 2 से विभाजित करने पर, समीकरण 1 में हम किसका भाग दे रहे हैं, 2 का, तो समीकरण 1 भाग समीकरण 2। यहाँ पर 1 में देखो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। इधर बराबर में देखो, 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एन बटे में 1/2 गुणा बी डी गुणा ई एन। तो यहाँ पर देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, त्रिभुज ए डी ई का, त्रिभुज ए डी ई का एरिया यानी क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई का एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर ए डी बटे में बी डी, है ना। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। आगे देखो, आगे त्रिभुज ए डी एफ, इसका एरिया ए डी एफ का एरिया, यहां पर देखो ए डी और इसका सॉरी ए डी ई, ए डी ई का एरिया हम वापस ले रहे हैं, तो ए डी ई, ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो बराबर 1/2, अब की बार आधार, अब की बार मैं आधार किसको ले रहा हूं, ए ई को ले रहा हूं, है ना। तो आधार ए ई गुणा ऊंचाई किसको ले रहा हूं, डी एम को, इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। फिर त्रिभुज डी ई सी, क्या है, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार की बार क्या ले रहा हूं, ई सी, और ऊंचाई वही डी एम, तो देंगे समीकरण नंबर 5। ठीक, फिर समीकरण 4 के अंदर 5 का भाग देना है, तो समीकरण 4 भाग समीकरण 5 से, तो यहां पर देखो त्रिभुज ए डी ई बटे में त्रिभुज डी ई सी का एरिया यानी क्षेत्रफल का एरिया बराबर, यहाँ पर क्या है, 1/2 गुणा ए ई गुणा डी एम बटे में 1/2 ई सी गुणा डी एम, तो बराबर में क्या बचेगा, ए ई बटे में ई सी। ये हो गया समीकरण नंबर 6। कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 6। अब देखो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो बी डी ई का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, डी ई सी के। यहां से देखो बी डी ई का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा डी ई सी के, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर स्थित है, और वो आधार क्या है, डी ई है ना। तो यहां पर देखो हम लिखेंगे, इसी चीज को मैं यहां पर आगे लिख लेता हूं, इस सवाल को मैं अभी के लिए हटा देता हूं, और इसके आगे भाग को मैं इधर सॉल्व करता हूं। तो इधर मैं अब लिखूंगा कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल के। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। लिखेंगे दोनों एक ही आधार, दोनों एक ही आधार डी ई पर स्थित है। ठीक, आगे देखो, अब हम किसकी मदद से, समीकरण 3 और समीकरण 6 की मदद से, समीकरण 3 और समीकरण 6 की मदद से
क्या लिखेंगे कि ए डी बट्टे में किसके था, बी डी के बारे में, और ए ई किसके बट्टे में है, ई सी के। इनका जो अनुपात है वो आपस में कैसा है, समान है। हेंस प्रूव, यही हमें सिद्ध करके भी बताना था कि जो भुजा है वो कैसी है, समानुपाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका प्रश्न है, यहां पर प्रश्न संख्या देखो, प्रश्न संख्या है आपका 9। बिंदुओं ए 2 और -2 और बी -7 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभुजाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको क्या करने हैं, ज्ञात करके बताने हैं। तो देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं एक पेज जोड़ देता हूं यहां पर। ठीक, और ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 9। देखो, तो हमें क्या करने हैं, इसके निर्देशांक निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जैसे मैंने ये चित्र बना दिया, एक रेखा खींच दी, इसके दो बिंदु हैं, एक ए जिसके निर्देशांक है 2 और -2, और एक है आपका बी जिसके निर्देशांक है आपके -7 और 4। इसको कोई समत्रिभाजित कर रहा है, समझ लीजिए पी है और क्यू है, ये क्या कर रहे हैं, समत्रिभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कि जो ए पी है वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के, और क्यू पी क्यू किसके बराबर होगा, क्यू बी के। इन्हें तीनों भाग आपस में समान है, ये हमें दे रखा है, दिया है, क्योंकि समत्रिभाजित कर रहा है, तीनों भाग आपस में समान होंगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर a बराबर 2 और -2 है, और b बराबर -7 और 4 है। ठीक है, लिखेंगे आगे कि a 2, -2 और b -7, 4 रेखाखंड ए बी को बिंदु P 1:2, जब P की बात हो रही है तो ये 1 है और ये भाग कितना हो जाएगा, 2। ये 1 है और ये कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। 1:2 में क्या करता है, 1:2 में विभाजित करता है। P कितने में विभाजित कर रहा है, 1:2 में विभाजित करता है। अतः विभाजन सूत्र से, तो यहाँ पर M1:M2 कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। A का मान दे रखा है, B का मान दे रखा है, तो X का मान हम सबको पता है, M1X2 प्लस M2X1 बटे में M1 प्लस M2। तो यहाँ पर 1 गुणा -7 प्लस 2 गुणा 2 बटे में 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -7 प्लस 4 बटे में 3, तो -3 बटे में 3 यानी कि -1। बात करें y की, y का मान क्या होगा, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे में M1 प्लस M2। यहाँ से 1 गुणा 4 प्लस 2 गुणा -2 बटे में 1 प्लस 2, तो यहाँ से 4 - 4 बटे में 3 यानी कि 0। तो P के निर्देशांक क्या होंगे, P के निर्देशांक आपके -1 और 0 होंगे। आगे लिखेंगे, ठीक इसी तरह बिंदु Q ए बी को किस अनुपात में, 2:1 में विभाजित करता है। देखो जब Q की बात आएगी तो ये भाग यहां तक आ जाएगा तो कितना होगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो Q के केस में ये वाला भाग यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, 1। तो Q किस अनुपात में विभाजित करेगी, 2:1 में विभाजित करेगा, अतः विभाजन सूत्र से, तो यहाँ पर M1:M2 कितना हो जाएगा, 2:1 होगा। तो x का मान निकालेंगे और y का मान। सबसे पहले x बराबर वही M1X2 प्लस M2X1 बटे में M1
प्लस m2। सबके मान रख दो तो 2 गुणा माइनस का 7 प्लस 1 गुणा 2 बटे में 2 प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 14 प्लस का 2 बटे में 3, यानी कि माइनस 12 बटे में 3 यानी माइनस का 4। फिर बात आती है y की। यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। हम मान रख देंगे 2 गुणा 4 प्लस आपका 1 गुणा माइनस का 2 बटे में 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 बटे में 3, तो हो जाएगा 6 बटे 3 यानी कि 2। तो Q के निर्देशांक होंगे, लिखेंगे अतः Q के निर्देशांक क्या होंगे, -4, 2 होंगे। ठीक, तो लास्ट में भी आप लिख सकते हैं कि अतः P -1, 0 और Q -4, 2 है। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 9। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 देखें कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। 1.5 मीटर लंबा एक क्या है, एक आपका एक प्रेक्षक है। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। एक चिमनी से कितना दूर है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 40 डिग्री है। तो आपको चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करके बतानी है। तो देखें, तो सबसे पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं एक चित्र बना लेता हूं। सबसे पहले हम इसका एक चित्र बनाते हैं ताकि मैं आपको चीजें अच्छे से समझा सकूं। एक मिनट, सबसे पहले हम ऐसे चित्र बना लेंगे। ये समझ लीजिए आधार वाला भाग है। अब यहाँ पर क्या है, एक चिमनी है। ये एक चिमनी बना ली, इसको हमने यहाँ से मिला दिया। अब देखो, ये इसका नाम दे देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये आपका ई है। अब यहाँ पर जो चिमनी है वो क्या है, ए बी है। ए बी क्या है आपकी, ये एक चिमनी है। ठीक, और जो सी डी है, ये सी डी की ऊंचाई है, ये कितनी है, 1.5 मीटर। तो इधर भी कितनी होगी, 1.5 मीटर। ये कौन है, ये आपका प्रेक्षक है। और यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, तो 45 डिग्री। ठीक, अब देखो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ ए बी क्या है, ए बी चिमनी है। ए बी चिमनी है और जो आपका सी डी है, सी डी क्या है, प्रेक्षक है, देखने वाला है। सी डी प्रेक्षक है और कोण ए डी ई, ए डी ई बराबर कितना है, 45 डिग्री है। ये हमारे सामने चीज दी गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखोगे तो यहाँ पर देखो त्रिभुज, अगर मैं बात करूं ए डी ई की, त्रिभुज ए डी ई की, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ए डी के अंदर आपका कोण डी ये 45 डिग्री है और आपका जो कोण ई है, कोण ई कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें चिमनी की ऊंचाई। ज्ञात करना है चिमनी ए बी की ऊंचाई। ठीक है, जो माना कि h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। हमने चिमनी की ऊंचाई कितनी मान ली है, हमने चिमनी की ऊंचाई h मीटर मान ली है। ठीक, अब देखो जो ए बी की कुल ऊंचाई है, ए बी की कुल ऊंचाई किसके बराबर होगी, ए ई प्लस बी ई के बराबर। तो ए ई हमें नहीं पता है, तो ए ई को हमने माना है h, यहां तक ही। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमने h माना है यहां तक ही माना है।
ये h माना है और नीचे वाली कितनी है 1.5 मीटर है। ये इसकी कुल ऊंचाई है ना, ये इसकी कुल ऊंचाई है। अब देखो बात करूं मैं BE की, BE किसके बराबर है, CD के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि BD का मान किसके बराबर है, CD के बराबर, और वो कितना है 1.5 मीटर है। और DE कितना है, तो DE बराबर CB है, और ये दे रखा है 28.5 मीटर। कितना दे रखा है, 28.5 मीटर दे रखा है। अब त्रिभुज ADE की बात करते हैं, तो त्रिभुज ADE में tan 45 डिग्री बराबर AE बट्टे में DE, तो tan 45 का मान 1 होता है, AE जो हमने h माना है, और DE कितना है 28.5 है, तो h का मान भी कितना आ गया 28.5 मीटर। अब चिमनी की कुल ऊंचाई लिखेंगे, अतः चिमनी की कुल ऊंचाई चिमनी की कुल ऊंचाई AB बराबर कितना था 28.5 प्लस 1.5 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 30 मीटर। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 मीटर। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 10। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 10 भी हो गया। प्रश्न संख्या 11, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को क्या करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखें कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। प्रश्न संख्या 11, सबसे पहले हमें दो वृत्त बनाने पड़ेंगे। मान लिया ये छोटा वृत्त है और एक हम मान लेते हैं बड़ा वृत्त। ये बड़ा वृत्त हमने बना दिया, ठीक। अब हमें एक बड़े वृत्त की जीवा खींचनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये हमने जीवा खींच दी, जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, जो छोटे वृत्त को बिंदु इस A के ऊपर स्पर्श कर रही है। ये इसका केंद्र है, यहां से हम इसको मिला देंगे। ये हमने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। बिंदु A को क्या किया, बिंदु A को हमने मिला दिया। तो ये कितना यहाँ पर कौन बनाएगा 90 डिग्री का। फिर हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो इस बिंदु को हम यहां से मिला देंगे और इस वाले को हम यहां से मिला देंगे, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं P, इसका Q, इसका O। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले कि मान लीजिए कि दो सकेंद्रीय यानी जिनके केंद्र समान है, सकेंद्रीय वृत्त बिंदु O पर क्या है, केंद्रित है। बिंदु O पर केंद्रित है। और मान लीजिए PQ बड़े वृत्त की जीवा है। PQ बड़े वृत्त की क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है, जो छोटे वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। क्या करती है, स्पर्श करती है। इसीलिए PQ छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। इसीलिए PQ छोटे वृत्त के लिए क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक। अब देखो जो OA है वो लंब किस पर है, वो PQ पर लंब है। क्यों, क्योंकि OA है वो क्या है, वो आपके वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है, ठीक। फिर बात करें त्रिभुज OAP की। त्रिभुज OAP में है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
है ना। तो ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। आगे देखो इन सभी के मान रख लेंगे। तो मान प्रश्न में दिए हुए हैं। देखो बड़े वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और छोटे की 3 सेंटीमीटर है, यानी ओ ए कितना है 3 है और ओ पी कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो ओ पी कितना है 5 सेंटीमीटर है, ओ ए कितना है 3 सेंटीमीटर है और ए पी में क्या करना था, ज्ञात करना था। तो ए पी का स्क्वायर बराबर कितना होगा 25 माइनस 9, ए पी बराबर √16। तो ए पी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, ए पी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखो अब हमें पता है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में ओ ए है वो लंब किस पर है, पी क्यू पर, है ना। तो अतः आपके जो ए पी है वो किसके बराबर होगा, ए क्यू के बराबर होगा, क्योंकि वर्त के केंद्र से लंब, वर्त के केंद्र से जो लंब होता है वो जीवा को क्या करता है, वो जीवा को समद्विभाजित करता है। वर्त के केंद्र से लंब जीवा को क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक, तो जो आपकी जीवा पी क्यू है, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2AP के बराबर। तो 2 गुणा 4, तो पी क्यू का मान कितना आ गया, पी क्यू का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे अतः बड़े वर्त की जो जीवा है, बड़े वर्त की जीवा कितनी होगी, बड़े वर्त की जीवा 8 सेंटीमीटर है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये आपके बड़े वर्त की जीवा आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वर्तखंड का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो यहां पर सबसे पहले प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री का। तो संगत लघु वर्तखंड का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखें यहां पर क्या दे रखा है, सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्या, इसमें आपको चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है। त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और थीटा वो कितना है, थीटा है आपका 60 डिग्री। कितना है, थीटा है वो आपका 60 डिग्री। तो सबसे पहले संगत लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। संगत लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है आपके, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 60 बटे 360, पाई की जगह 3.14 और 15 गुणा 15। इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, 1/6 गुणा 3.14 गुणा 225। तो ये एरिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका लघु त्रिज्या खंड का। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर की जगह 15 है ही है और साइन थीटा कितना है, तो साइन 60 डिग्री। 1/2 गुणा 225 गुणा साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसको सॉल्व करेंगे 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब में किसका क्षेत्रफल निकालना है, लघु वर्तखंड का। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आया था, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका एरिया। ठीक, और यही आपका अभीष्ट हल होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है
और इससे प्राप्त घनाभ का आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले घन का आयतन कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले घन की भुजा। तो घन की भुजा कैसे निकालेंगे, 64 का आपका क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। 64 का क्या करेंगे हम, घन निकालेंगे। तो 64 का घनमूल कितना होगा, 64 का घनमूल होगा 4 सेंटीमीटर। कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार, हम क्या कर रहे हैं, दो घनों को जोड़ रहे हैं। प्रश्नानुसार दो घनों को जोड़ने पर, दो घनों को जोड़ने पर घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, देखो दो को जोड़ रहे हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई, तो चौड़ाई तो वही की वही रहेगी 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी वही की वही रहेगी 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी कितनी रहेगी, ऊंचाई भी आपकी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक, अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये सूत्र होता है। आप मान रख देंगे 2 ब्रैकेट में 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 32 प्लस 16 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 80 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, ये था आपका प्रश्न संख्या 13। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 13 हो गया। प्रश्न संख्या 14 देखो, प्रश्न संख्या 14 क्या है कि एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। सबसे पहले देखो, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर है। ठीक, ऊंचाई बराबर कितनी है, तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की त्रिज्या वो भी कितनी है आपकी, 1 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखो सबसे पहले शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर की जगह 1 का स्क्वायर और एच की जगह भी 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा, पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बात करें अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर की जगह 1 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, ये सेम टू सेम रहेगा, 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ठोस का कुल आयतन या ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन कितना था, 1/3 पाई और अर्धगोले का 2/3 पाई। दोनों को जोड़ेंगे 3/3 पाई यानी कि पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या होगा, आयतन होगा। तो लिखेंगे अतः ठोस का आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 14। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है प्रश्न संख्या 15। देखो, किसी
फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन से फैक्ट्री श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करो। क्या करनी है आपको? माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। तो इसी सारणी को मैं आगे बढ़ा देता हूं। आप चाहे तो ऐसे सीधी भी बना सकते हैं, मैं ऐसे ही बना रहा हूं। यहाँ पर योग करना पड़ेगा, इस वजह से मैंने आगे बढ़ाया है ना। अब देखो तीसरा कॉलम यहाँ पर क्या बनाएंगे हम? मध्यमान या मध्य बिंदु। ये क्या है? एफ आई। ये क्या होगा? एक्स आई। मध्यमान क्या होगा? 500 और 520 का क्या होगा? बीच वाला मान, तो वो हो जाएगा 510। इसका क्या होगा? आधा 530। 540 और 560 का आधा 550, यानी मध्यमान। फिर इन दोनों का मध्यमान 570 और इन दोनों का मध्यमान कितना हो जाएगा? 590। ठीक, इसका योग करना है। श्रमिकों की संख्या सिग्मा एफ आई, योग कितना आएगा? इसका योग आ जाएगा 50। फिर हमें क्या करना है? एफ आई गुणा एक्स आई। एफ आई गुणा एक्स आई, देखो 12 का गुणा 510 से करना है 6120। 14 का गुणा 530 से करना है 7420। 8 का गुणा 550 से करना है 4400। 570 का गुणा 6 से करना है 3400 और 590 का गुणा 10 से करना है तो 5900। इन सभी का योग करना है, तो इन सभी का जो योग आएगा वो आएगा आपके 27260। ठीक, 27260 आ गया। अब हमें पता है माध्य का सूत्र क्या होता है, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई का योग कितना है? 27260 बटे में 50। जीरो से जीरो कट गया और 2726 में जब हम 5 का भाग देंगे तो यह आएगा 545.2। लिखेंगे अतः माध्य दैनिक मजदूरी, माध्य दैनिक मजदूरी 545.2 रुपए है। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 15। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 16। राकेश के पेन बॉक्स में 5 नीले, 3 काले और 2 लाल पेन हैं। यदि इस बॉक्स में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या है कि वह पेन नीला होगा और वह पेन हरा नहीं होगा? देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले कुल पेनों की संख्या, तो कुल पेन कितनी है? 2 + 3 + 5 यानी कि 10। ठीक, फिर नीला पेन होने की प्रायिकता, नीला पेन होने की प्रायिकता, तो क्या लिखेंगे? नीली पेनों की संख्या, नीली पेनों की संख्या बट्टे में कुल पेन। तो नीली पेन कितनी है? 5, कुल कितनी है? 10, 1/2। दूसरा देखो, हरा पेन होने की प्रायिकता, हरा पेन नहीं होने की प्रायिकता, हरा पेन नहीं होने की प्रायिकता। तो हम क्या कहेंगे? कुल पेन माइनस हरे पेन की संख्या बट्टे में कुल पेन। यहाँ पर हरा पेन नहीं होने की प्रायिकता में निकालनी है, तो कुल पेन माइनस हरे पेनों की संख्या बट्टे में कुल पेन। तो यहां पर देखो कुल पेन कितनी है? 10, हरे पेन की संख्या कितनी है? 0 बट्टे में कुल पेन कितनी है? 10, तो 10 बट्टे में 10 यानी कि 1। हरा पेन नहीं होने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी? 1 होगी। क्यों? क्योंकि होने की प्रायिकता कितनी है? 0 है। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके गणित विषय के मॉडल पेपर 2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 16 तक, यानी भाग अ और भाग ब के जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। आगे की क्लास में हमें भाग स और भाग द के जो प्रश्न पीछे बच रहे हैं
उन सभी को मैं सॉल्व करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं आज की ये क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत। खंड स की बात करें, प्रश्न संख्या 17। देखें, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। तो यहां पर A2 दे रखा है यानी द्वितीय पद। A2 क्या होगा आपका? द्वितीय पद। द्वितीय पद कितना है आपका? 14 है। और A3 ये कौन सा होगा? तृतीय पद। ये कितना है? 18। हमें क्या निकालना है? सबसे पहले सार्वंतर। तो सार्वंतर D बराबर A3 माइनस A2। तो 18 माइनस 14 तो कितना आ गया? सार्वंतर 4 आ गया। तो प्रथम पद कितना होगा? तो हम लिखेंगे, अतः प्रथम पद ए बराबर A2 माइनस डी। A2 कितना है? 14। 14 में से 4 घटा दो तो प्रथम पद कितना आ गया आपका? 10। कितना आ जाएगा? प्रथम पद आ जाएगा आपका 10। ठीक। अब देखो हमारे पास एक AP बन गई। तो हम कहेंगे अतः AP बराबर, AP बराबर क्या होगी? पहला पद कितना है? 10, दूसरा 14, तीसरा 18 और इसी तरह आगे ये 51 तक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? n पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग S51 ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर देखो S51 बराबर n बटा 2, 51 बटा 2, 2a, a की जगह कितना है? 10 प्लस n माइनस 1, 51 माइनस 1 और d की जगह कितना है? 4। इसको सॉल्व करेंगे, 51 बटा 2 ये हो जाएगा 20 प्लस 50 का गुणा 4 से तो कितना हो जाएगा? 200। यानी कि 51 बटा 2 गुणा 220, 2 से काट देंगे 110। तो 51 गुणा 110 कितना आ जाएगा? 5610। तो S51 यानी 51 पदों का जो योग है वो कितना होगा? आपका 5610 होगा। ठीक। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 18। यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4, D P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो फिर P का मान आपको ज्ञात करके बताना है। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 18। सबसे पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं। यहां पर एक समांतर चतुर्भुज मैंने बना दिया कुछ इस तरह, है ना। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसके विकर्ण खींच देंगे। ये हमने इसके विकर्ण खींच दिए तो इसका नामकरण कर लेते हैं। A कितना है? 6,1 है, B है 8,2, C है 9,4 और D है आपका P,3, है ना। देखें सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। जैसे मैंने मान लिया कि ये O बिंदु है तो ये वाला भाग इसके बराबर होगा और ये वाला भाग इसके बराबर होगा। तो देखो विकर्ण AC का मध्य बिंदु, सबसे पहले विकर्ण AC का मध्य बिंदु,
क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 बटे y2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, तो 6 प्लस 9 बटे में 2 और 1 प्लस 4 बटे में 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 बटा 2 और 5 बटा 2। फिर विकर्ण DB या BD का मध्य बिंदु, आगे लिखेंगे विकर्ण BD का मध्य बिंदु, वो क्या होगा, 8 प्लस P बट्टे में 2 और 2 प्लस 3 बट्टे में 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस P बट्टे में 2 और 5 बट्टे में 2। ठीक, दोनों मध्य बिंदु लिखेंगे कि दोनों मध्य बिंदु एक ही होने चाहिए, क्योंकि दोनों विकर्णों को समद्विभाजित करते हैं। दोनों मध्य बिंदु एक ही होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। अतः दोनों मध्य बिंदु को आमने सामने रख देंगे, तो 15 बट्टा 2 बराबर होगा 8 प्लस P बट्टे 2 के। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा, P का मान आ जाएगा 15 माइनस 8, यानी P का मान आ जाएगा 7। ठीक, लिख लेंगे अतः P का मान कितना है, P का मान 7 है। ठीक, ये हो गया प्रश्न संख्या 18। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे, ये समझ लीजिए भवन है, यहां से कुछ दूरी पर एक मीनार है, यहाँ पर क्या है आपकी एक मीनार है। ठीक है, फिर यहाँ से इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है और यहाँ से इसका उन्नयन कोण। देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पर C, ये D, ये A और ये B। ये भी ये क्या है, ये आपकी मीनार है और ये क्या है आपका, तो ये आपका भवन है ना। मीनार के शिखर से भवन के पाद का उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री, और भवन के शिखर से मीनार के पाद का उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई हमारे पास दे रखी है, कितनी है, 50 मीटर। हमें क्या करना है, भवन की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है ना। तो मान लेते हैं भवन की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, माना भवन CD की ऊंचाई बराबर h मीटर है। ठीक, आगे यहाँ पर त्रिभुज ABD में यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या है आपका AB और आधार कितना है BD। तो tan थीटा का मान कितना है, यहाँ पर tan थीटा का मान आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, AB कितना है 50, BD में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 50 बटे में BD। तो BD का मान कितना आ जाएगा, 50 बटे में √3 मीटर। ठीक, आगे देखो त्रिभुज BCD में यहाँ पर भी tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब है DC और आधार कितना है BD। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, DC का मान हमें नहीं पता है, वो h माना, और BD का मान हमारे पास आया हुआ है, अभी ऐसा का ऐसा रख लो। तो h बराबर क्या होगा, h बराबर हो जाएगा BD गुणा 1 बटे √3। BD का मान कितना आया था, 50 बटे में √3 गुणा 1 बटे में √3, यानी 50 बटे में 3 और 50 बटे 3 मीटर। तो यहाँ पर h बराबर कितना आ गया, 50 बटे 3 मीटर। आप भाग दे लेना, जो भी उत्तर आएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः भवन CD की ऊंचाई, अतः भवन CD की ऊंचाई h बराबर 50 बटा 3 मीटर होगी। ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई। ये हो गया प्रश्न संख्या 19। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20।
निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, तो लुप्त बारंबारता एफ आपको ज्ञात करके बतानी है। ठीक, तो इसी के नीचे मैं सारणी बना लेता हूं, यहां पर ही एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे बना देंगे, है ना। फिर यहाँ पर जितने कॉलम बने हुए हैं वैसे हम कॉलम बना देंगे। ये कॉलम आप बना लेना ऐसा कैसे। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एफ आई ये दिया हुआ है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु एक्स आई, मध्य बिंदु एक्स आई। फिर क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई। यहाँ पर देखो मध्य बिंदु 11 और 13 का क्या होगा, 12, फिर 14, दो दो का गैप है, 16, 18, 20, 22 और 24। फिर एफ आई गुणा एक्स आई, 12 का 7 से गुणा 84, 14 का 6 से 84, 16 का 9 से 144, 18 का 13 से 234, 20 का एफ से 20 एफ, 22 का 5 से 110 और ये 96, है ना। यहाँ पर मैं अगर इसके योग की बात करूं, सिग्मा एफ आई योग कितना है इसका, तो इसका योग है वो है 44 प्लस एफ। कितना है इसका जो योग है वो है आपका 44 प्लस एफ। एक मिनट, का जो योग है वो हो जाएगा आपका कितना, 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। और इस वाले का योग कितना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये कितना है, तो ये है आपका 750 प्लस 20 एफ, 750 प्लस 20 एफ, ये आ गया। अब मैं पता है माध्य का सूत्र, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। माध्य कितना दे रखा है, 18, बराबर एफ आई एक्स आई कितना है, ये 720 सॉरी 750 प्लस 20 एफ, और ये कितना है 44 प्लस एफ। एफ का गुणा 18 से करना है, तो 18 44 प्लस एफ, 750 प्लस 20 एफ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 792 प्लस 18 एफ बराबर 750 प्लस 20 एफ। पक्षांतरण कर लेंगे तो 2f बराबर कितना आ जाएगा, 42। f बराबर कितना आएगा, 42/2। f बराबर आ जाएगा 21। लिख लेंगे, अतः लुप्त बारंबारता, अतः लुप्त बारंबारता f बराबर 21 है। ठीक, ये निकल गई आपकी लुप्त बारंबारता 21। आगे बात करें प्रश्न संख्या 21। सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। यानी वर्त के चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, हमें सिद्ध करके बताना है कि वो एक समचतुर्भुज होता है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं एक चित्र बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, फिर यहां पर एक मिनट, अब देखो यहाँ पर हम इसके चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं जो उसकी चारों भुजाओं को क्या करता हो, चारों भुजाओं को टच करता हो। ये बना दिया हमने एक समांतर चतुर्भुज। इसके नाम दे दो, ये ओ है, बाकी ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और ये सभी जगह इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। इनके भी नाम दे दो, इसके नाम दे दो, समझ लीजिए एच, ये जी, ये एफ और ये ई। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लिखेंगे, माना एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, माना एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं एक वृत्त को, एक वृत्त को जिसका केंद्र ओ है,
एक वर्त को जिसका केंद्र O है को बिंदु E F G H पर स्पर्श करती है। ठीक, अब देखो आगे क्या लिखेंगे। आगे हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी वर्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है ना। वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर अगर हम स्पर्श रेखाओं की रचना करें तो उन सभी की लंबाई आपस में समान होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ए ई किसके बराबर होगा, ए एच के बराबर होगा, ए ई बराबर होगा ए एच के। कहाँ से, बिंदु ए से वर्त पर स्पर्श रेखा, बिंदु ए से वर्त पर स्पर्श रेखा। फिर इसी तरह बी ई बराबर बी एफ है ना, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ये कौन से बिंदु से हैं, तो बिंदु बी से स्पर्श रेखा, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। एक इसी तरह सी बिंदु से, तो सी जी बराबर सी एफ, यहां पर आप लिख देंगे बिंदु सी से स्पर्श रेखा, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। फिर डी बिंदु से डी जी बराबर डी एच, ये हो जाएगा बिंदु डी से स्पर्श रेखा, इसको दे दो समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, चारों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, ठीक है, चारों को जोड़ देंगे तो ए ई प्लस बी ई प्लस सी जी प्लस डी जी बराबर, यहाँ पर ए एच प्लस बी एफ प्लस सी एफ प्लस डी एच। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, ए ई और बी को साथ में मिलाकर लिख देंगे, ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई और सी जी प्लस डी जी। इसी तरह ए एच प्लस डी एच और बी एफ प्लस सी एफ, है ना। तो यहाँ पर देखो ए ई प्लस ई बी को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, ए बी भुजा, और जी सी और आपके जी डी को मिलाएंगे तो कौन सी भुजा बनेगी, सी डी भुजा। तो यहाँ पर देखो आगे ये बन जाएगी ए बी भुजा, ये बन जाएगी सी डी भुजा, ये बन जाएगी आपकी ए डी भुजा और ये भुजा बन जाएगी आपकी बी सी भुजा। या कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ए बी है, ए बी बराबर क्या होगी, बी सी, बी बराबर क्या होगी, ए बी बराबर बी सी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि चारों भुजाएं समांतर चतुर्भुज की आपस में समान है ना। तो एक समांतर चतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं यदि आपस में समान है तो सीधी सी बात है कि जो चारों भुजाएं आपस में समान है इसका मतलब वो क्या है, आपका एक समचतुर्भुज है। क्या है, आपका एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी भुजा सी डी भुजा के बराबर है
CD भुजा BC के बराबर है और BC भुजा AD के बराबर है, यानी चारों भुजा आपस में बराबर है। अतः जो आपका ABCD है वो एक क्या है, एक समचतुर्भुज भी है। ABCD क्या है आपका, ABCD आपका एक समचतुर्भुज भी है। इति सिद्धम, यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करके बताना भी था। आगे बढ़ते हैं, इसी का अथवा वाला प्रश्न देखो। अथवा में क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये समझ लीजिए एक छोटा वृत्त है और ये आपका एक बड़ा वृत्त है, ठीक है। अब देखो यहाँ से बड़े वृत्त की हमने एक जीवा खींच दी जो छोटे बिंदु को, छोटे वृत्त को कहीं पे स्पर्श करती है। यहाँ हमने बना दिया केंद्र और यहाँ से हमें क्या करना है, इधर एक लंब डालना है। ये हमने डाल दिया लंब। इसका नाम दे दो A, इसका B और इसका दे दो P, है ना। और आगे देखो अब सॉल्यूशन। मान लिया कि दोनों वृत्तों का केंद्र समान है, दोनों वृत्तों का केंद्र क्या है, समान है, ठीक है। छोटे वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींची जो बड़े वृत्त की परिधि को बिंदु A तथा B पर मिलती है, ठीक है। आगे सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AP भुजा BP के बराबर है ना, या PB के बराबर है। सिद्ध क्या करना है, AP है वो बराबर है PB के। फिर बात करें प्रमाण की, तो यहां पर हम लिखेंगे सर्वप्रथम O को P से मिलाया, ठीक। अब देखो चूंकि हम लिखेंगे कि जो AB है वो क्या है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। और हमें पता है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है या वृत्त के केंद्र से जो कोई भी रेखाखंड जो स्पर्श रेखा पर क्या होता है, स्पर्श रेखा से वो प्रतिच्छेद करता है, वो 90 डिग्री के कोण पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर जो OP है, ठीक है, OP है वो लंब किस पर है, AB पर। किस पर है, AB पर लंब है। और फिर हमें पता है कि फिर चूंकि AB बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है, और साथ ही साथ OP लंब किस पर है, AB पर है। अतः AP बराबर क्या होगा, PB होगा। हेंस प्रूव। क्यों, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब होता है वो उसकी जीवा को क्या करता है, उसकी जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, वृत्त के केंद्र से या वृत्त की स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है वो उसकी जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 22 की। सिद्ध करना है sec A 1 माइनस साइन ए गुणा sec A प्लस tan A का मान 1 के बराबर होता है। देखो सॉल्यूशन, यहां पर सबसे पहले एक बार प्रश्न लिख लेते हैं। sec A 1 माइनस साइन A फिर sec A प्लस tan A, ठीक है, बराबर 1। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। हम क्या करेंगे, sec की जगह लिख देंगे 1 बटे में cos A,
गुणा 1 माइनस साइन ए, सेक ए की जगह फिर से 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए की जगह साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए ऐसा का ऐसा, 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर कॉस ए एलसीएम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। देखो ऊपर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बट्टे में क्या है आपका कॉस का कॉस से गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा एक, राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करके भी बताना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी का अथवा वाला। यहाँ पर देखो सबसे पहले एक बार सवाल लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में सिद्ध करके लाना है टेन थीटा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ पर, यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं कॉस थीटा, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा ऐसा का ऐसा रख लेते हैं, 1 माइनस 2, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। ठीक इसी तरह यहाँ पर लिख देंगे ऐसा का ऐसा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे देखो साइन थीटा, फिर यहाँ पर 1 माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 प्लस आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में देखो कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर आगे क्या करेंगे, देखो माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में कॉस थीटा यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये पूरा देखो कट गया, पीछे बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, और यही आपका राइट हैंड साइड था जो आपको सिद्ध करके भी लाना था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23, यदि दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y के मान क्या करना है, आपको ज्ञात करके बताना है ना। देखिए यहाँ पर मैं इसके नीचे सारणी बना लेता हूं, या चलिए अलग से बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले किसके लिए होगा, वर्ग अंतराल के लिए, यहाँ पर वर्ग अंतराल के लिए कॉलम बना देंगे। फिर क्या होगा, आपकी बारंबारता को मैं हटा देता हूं, फिर होगी आपकी बारंबारता, और फिर होगी आपकी संचयी बारंबारता। इस तरह एक टेबल बना लेंगे आप। सबसे पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, वही वर्ग अंतराल, दूसरे कॉलम में वही बारंबारता, और तीसरे के अंदर संचयी बारंबारता। सबसे पहले 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल। फिर देखो आगे बारंबारता 5, x, 20, 15, y और 5, और यहाँ पर सिग्मा fi कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। संचयी बारंबारता की बात करूँ, ये 5 प्लस x, ये आपका 25 प्लस x, ये आपका 40 प्लस x, ये 40 प्लस x प्लस y, और ये 45 प्लस x प्लस y, है ना। तो सिग्मा f, ठीक है, इसका जो योग आ गया वो कितना आ गया, 45 प्लस x प्लस y आ गया। अब देखो
यहां पर लिखेंगे दिया है माध्यक बराबर है 28.5, योग सिग्मा एफ आई, ये कितना देर का है 40, इसलिए 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा 60, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 15, वाई बराबर 15 माइनस एक्स, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। फिर बात करें माध्यक वर्ग की। माध्यक वर्ग यहाँ पर कौन सा होगा, तो यहाँ पर माध्यक वर्ग 20 से 30 वाला होगा, 20 से 30 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो माध्यक है, माध्यक कितना दे रखा है 28.5 दिया है। अब देखो यहाँ पर माध्यक वर्ग से मान लिख लेंगे, माध्यक वर्ग से सबसे पहले L निम्न सीमा कितनी है 20 है, F आवर्ती कितनी है, ये भी 20 है, CF कितना है, ये 5 प्लस x होगा, और H कितना है 10 है, और N बराबर कितना है 60 है, ठीक। अब देखो माध्यक बराबर सूत्र लगा देंगे, L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटे में F गुणा H। तो यहाँ से L का मान कितना है 20 है, N बाय 2 का मान 30, माइनस CF का मान 5 प्लस x, और F का मान कितना है 20 गुणा H का मान कितना है 10। यहाँ पर आगे देखो माध्यक कितना दे रखा है 28.5, तो 28.5 ये प्लस का 20 है, इधर आएगा तो माइनस का। यहाँ पर देखो 30 माइनस 5, 30 माइनस 5 प्लस 30 प्लस x, 30 माइनस 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 माइनस 5 और आपका माइनस का x हो जाएगा, 30 माइनस 5 और माइनस का x, और बट्टे में कितना है 20 गुणा 10, यहाँ पर कितना हो गया 8.5, यहाँ पर हो गया 25 माइनस एक्स बट्टे में 20 गुणा 10, तो यहाँ पर 10 से 20 कट जाएगा 2 बार, 8.5 का 2 से गुणा हो जाएगा 25 माइनस एक्स, एक्स बराबर 25 माइनस 16, सॉरी एक्स माइनस 25 माइनस 17, एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया 8, ठीक। अब y बराबर 15 माइनस एक्स, 15 माइनस 8 बराबर 7, अतः लिखेंगे x बराबर 8 और y बराबर कितना है, y बराबर 7 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसी के अथवा वाला, आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले बहुलक वर्ग, यहां कौन सा होगा जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो वो होगा आपका 16 से 24, क्योंकि इस वर्ग की बारंबारता, इस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, जो कितनी है 25 है। तो बहुलक का सूत्र लिख लेंगे, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो लिखेंगे यहाँ L बराबर कितना है 16 है, F1 बराबर 25 है, F0 बराबर 15 होगा, F2 बराबर 22 होगा, और H बराबर कितना होगा, H बराबर 8 होगा। अब सीधा हम सूत्र के अंदर मान रख देंगे, यहाँ पर L की जगह 16, F1 माइनस F0 25 माइनस 15, 2F1 2 गुणा 25, F0
15 माइनस F2 22 गुणा H का मान कितना है 8 है। 16 प्लस 25 में से 15 गया तो 10, नीचे देखो 50 में से कितना गया 37 गुणा 8, ये हो गया 16 प्लस 10 बट्टे में 13 गुणा 8, यहाँ से 16 प्लस 80 बटे में 13, 16 प्लस 6.1538, ये कितना हो जाएगा 22.1538। ये क्या जाएगा आपका बहुलक। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने कक्षा 10 गणित विषय की वर्कबुक के मॉडल पेपर नंबर 2 को अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूं प्रश्न संख्या 17 से लेकर 23 तक सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।